कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में बहुत सारी स्पेसशिप देखने को मिलती है। इन स्पेसशिप के साथ यहाँ पर मेका रोबोट्स भी थे। तभी एक लड़की बताती है कि वॉल्व गेट के जरिए दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो बात सुन इनका कैप्टन हैरान हो जाता है और अगले ही पल में इनके सामने अंतरिक्ष में एक वॉल्व गेट अपीयर होता है और उस गेट के अंदर से कोई सेना नहीं निकलती बल्कि मात्र एक मेक ए नाइट निकलता है। जो देख ये कैप्टन कहता है हम पर हमला करने के लिए ये अकेला आया है। जिसके बाद ये अपनी स्पेसशिप से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इन सभी हमलों से बचकर उस चेंबर तक पहुंचता है जहां पर कैप्टन था। जिसके बाद वो उस चेंबर पर हमला करके कैप्टन और बाकी सबको मार देता है। जो देख अब ये लोग उस ब्लैक नाइट के ऊपर अपने मैंका रोबोट से हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद उन मैंका रोबोट्स पर हमला करके उन सबको खत्म करने लगता है। पर यहाँ उसके सामने एक पूरी सेना थी, इसीलिए अब वो ब्लैक नाइट अपने अल्टीमेट स्लैश का यूज करके इन लोगों की मेन स्पेसशिप को ही 2 टुकड़ों में काट देता है और उसी धमाके की आग में चलकर ये सभी मैक रोबोट्स खत्म होने लगते हैं। जिसके बाद इस ब्लैक मैक रोबोट में बैठा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सभी कमजोर हो, बेहद 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 ज्यादा कमजोर। और इसके बाद वो अपनी मेड से बात करते हुए कहता है आमागी हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान परफेक्ट था। वो मेड कहती है तारीफ करने के लिए शुक्रिया मास्टर। जिसके बाद ये अपनी मेड से कहता है कि पूरी सेना के साथ इन पर हमला बोल दो। जिसके बाद मेड आमागी सभी शिप्स को ऑर्डर देती है कि मास्टर लियाम के कहे अनुसार सभी शिप्स हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मैका रोबोट हमारे ब्लैक नाइट यानी कि मेन कैरेक्टर लियाम का साथ देने के लिए वॉल्व गेट से उसके पास जाने लगता है। और दोस्तों इस मैका रोबोट में एक लड़की बैठी हुई थी। वो आते ही दुश्मन के एक मेका रोबोट को खत्म कर देती है। लियाम कहता है क्रिस्टीना तुम्हें आने में देर नहीं हो गई? वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इसके बाद क्रिस्टीना दुश्मन के मेका रोबोट्स को खत्म करने लगती है। वहीं लियाम की मेडामगी अपनी सभी शिप्स को दुश्मन की शिप पर हमला करने का ऑर्डर देती है और इनके हमलों से दुश्मन की शिप्स तबाह होने लगती है। सब कुछ तबाह हो जाता है। जो देख लिया बहुत जोर जोर से हंसता है। पर तभी एक लड़की लियाम से कहती है अगर आपको 7th वेपन कंपनी की बैटल शिप्स पसंद आई हो तो आप इन्हें खरीद लीजिए प्लीज। जो देख लियाम कहता है आमगी इसका ऑर्डर ले लो और इसे मेरे सामने से दूर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दुश्मन की बची हुई सेना को खत्म करते हुए कहता है तुम सभी कितने ज्यादा कमजोर हो। सच में कमजोरियों को मारने में कितना मजा आता है। तुम सभी कमजोर लोग झको मेरे सामने और मुझसे दी एविल लॉर्ड लियाम से दया की भीख मांगो। जिसके बाद लियाम एक बज का संबंध करके दुश्मन की ओर फायर करता है, जिससे दुश्मन की एक और मैनशिप तबाह हो जाती है। जिसके बाद लियाम आखिरी 2 बचे महक्का रोबोट्स को खत्म करते हुए कहता है तुम सब कमजोर, मुझे और ज्यादा एंटरटेन करो ताकि मुझे अपना बदला लेने में और भी मजा आए। बदला अपनी पिछली जिंदगी से। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम की पिछली जिंदगी कैसी थी। उसे रात में एक बेहद ही भरी हुई ट्रेन से घर आना पड़ता था। वो घर आता जहां उसकी बीवी उसका घर पर इंतजार करती। घर आते ही वो पूछता है कनामी कहाँ है। उसकी बीवी मीका बताती है कि वो सो गई है और वो एक कुत्ता पालना चाहती है। उसने अपनी दोस्त के घर पर एक कुत्ता देख लिया है। जीस पर यह कहता है अभी हम एक पेट अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद वह अपनी बेटी को देखता है जो सो रही थी। फिर अगले दिन ये सभी एक पेट शॉप में जाते हैं प्यारे प्यारे कुत्ते देखने। और यहाँ हमारा हीरो बताता है कि काफी वक्त पहले उसके पास भी एक कुत्ता था जो उसके दिल के बहुत करीब था। जिसके बाद इसकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। ये अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है और जितना इसके पास है ये उतने में ही खुश रहता है। पर कंपनी में इसका चीफ इस पर हमेशा गुस्सा करता रहता है। इसका दोस्त इसे समझाता है कि उसे चीफ के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। वो बेवजह ही उस पर कितना गुस्सा करता रहता है, पर हमारा हीरो ऐसा कुछ नहीं करता। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि हमारे हीरो के सुबॉर्डिनेट्स इसकी सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाते हैं और वो जो गलतियां करते हैं वो सारी हमारे हीरो पर थोपती जाती हैं। पर इस जल्मी दुनिया से लड़ने की ताकत उसे अपने परिवार से मिलती है और अपने परिवार के लिए ही ये जियो चांस से इतनी मेहनत कर रहा है। पर एक दिन इसका एक दोस्त ऐसे मैसेज करके मूवी देखने के लिए इन्वाइट करता है और ये भी जानने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब उसी जगह पर पहुंच चुका है और इस एरिया में वो पहले कभी नहीं आया। और यहाँ इसकी नजर एक कैफे में मीका पर जाती है जो यहाँ किसी आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये सोचता है मीका यहाँ क्या कर रही है और ये आदमी कौन है। जिसके बाद वो रात में घर आता है। आते ही वो अपनी बीवी से पूछता है तुमने बताया था कि आज तुम कनामी के स्कूल जाने वाली थी, किसी काम की वजह से हो गया वो काम? मीका कहती है कि हाँ वो काम अच्छे से हो गया। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेलने लगता है और फिर अपनी बीवी से वो आगे कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद ऑफिस में काम करते हुए वो खुद से यही कहता कि उसे मीका पर भरोसा करना चाहिए, वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। पर तभी हमारा हीरो देखता है कि उसका कंप्यूटर बंद ही नहीं हो रहा। शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है।
फिर इसके कुछ दिन बाद हमारा हीरो उसी कैफे के पास आता है जहां उसने मीका को देखा था, और वो यहाँ एक राहत की सांस लेता है क्योंकि आज यहाँ पर मीका नहीं होती। और तभी वो देखता है कि उसके पीछे उसकी बीवी और उसकी बेटी थी, और यहाँ एक आदमी को देख उसकी बेटी का नाम ही उस आदमी को पापा कहकर बुलाती है, जिसके बाद हमारा हीरो इन तीनों को एक साथ चाहते हुए देखता है। अब ऑफिस में काम करते हुए वो यही सोच रहा था कि कनामी आखिर किसी और को पापा क्यों बुला रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वहां उसका चीफ आकर कहता है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये कहता है, शायद से मेरा पीसी खराब हो गया है। ये स्लीप मोड पर जा ही नहीं रहा, पर तभी उसे मीका का कॉल आता है। मीका उसे बताती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सीधा मीका के पास हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो आईसीयू में भर्ती थी। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, हमें उस बच्ची को खून देना है, आप दोनों उसके पेरेंट्स हैं ना? जिसके बाद ये दोनों अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं। सो यहाँ कनामी का ब्लड ग्रुप कनामी की माँ के साथ मैच करता है, जिसके बाद ये बस यही सोचने लगता है कि आखिर इसका ब्लड ग्रुप कनामी के ब्लड ग्रुप से मैच क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद वह घर पर पूछता है कि सच सच बतावनी का कनामी मेरी बेटी नहीं है ना? मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सोमी क्या कहती है, तुम हमारे साथ कभी वक्त नहीं बिताते, वीकेंड्स में भी तुम ओवर टाइम करते हो, और ये सब करने के बाद भी तुम्हारी कमाई कितनी है? बस जो 7-14 2 कौड़ी तुम्हारी मेहनत की। ये चवन्नी अठन्नी मेरे और मेरी बेटी के लिए काफी नहीं है। शादी करते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खुश रखोगी, पर शादी के 10 साल हो गए हैं और मैंने खुशी का एक दिन नहीं दिखा। तुम तो हमेशा बाहर काम पर रहते, कनामी का पूरा पालन पोषण सिर्फ मुझे अकेले को करना पड़ता। मुझे और कनामी को तुम्हारी वजह से कितनी दिक्कत होती है। तुम जानते भी हो ये बात, इसलिए अब ना और कनामी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मीका कनामी से कहती है, चलो कनामी, हम पापा के पास चलते हैं। यहाँ हमारा हीरो मेका को रोकने के लिए आता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी बेटी कनामी से ही पूछने लगता है, कनामी तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? तुम अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? पर कनामी कहती है कि उसे अपने दूसरे पापा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब अपने ऑफिस में आने के बाद हमारा हीरो यही सोच रहा है कि उसकी जिंदगी में आखिर यह सब क्या हो रहा है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि चीफ हमारे हीरो को बताता है कि उसके कंप्यूटर से किसी रैंडम अकाउंट में कंपनी के 50 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। हमारा हीरो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर चीफ कहता है कि यह तुम्हारे कंप्यूटर से हुआ है। हमारे हीरो को याद आता है कि कंप्यूटर बंद ना होने की वजह से वो अपने कंप्यूटर को खुला ही छोड़ गया था, यानी कि ये काम किसी और का है। पर इल्जाम हमारे हीरो पर आया, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और अब इसे मजदूरी करनी पड़ रही है। मिगा भी इसे डिवोर्स दे चुकी है और कनामी की कस्टडी भी उसके पास है, और बच्चे की देखभाल के लिए वो हमारे हीरो से पैसे मांग रही है। इसके अलावा जिन 5 लील का घपला करने का इस पर इल्जाम लगा है, इसे वो भी कंपनी को लौटाने हैं, वरना इसे जेल हो जाएगी। और अब हमारा हीरो सब कुछ खो बैठने के बाद किराए के एक छोटे से कमरे में रहता है। आज रात इसका दोस्त इसे मैसेज करके बताता है कि उसने ब्रांडी न्यू गेम खरीद लिया है, वो गेम जिसे हमारा हीरो हमेशा से खेलना चाहता था। वह अपने दोस्त को मैसेज भेजने वाला था कि हम इसे साथ में खेलेंगे, पर वह ऐसा नहीं करता। वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है, ये उम्मीद रखते हुए कि किसी न किसी दिन भगवान उसकी मेहनत का फल उसे जरूर देंगे, और भले ही कनामी उसकी वो लाश ना हो, पर वो उससे बहुत प्यार करता है। पर दोस्तों, हमारे हीरो को उसकी मेहनत और बलिदानों के बदले में एक ऐसी बीमारी मिलती है जिसके इलाज के लिए अब उसके पास पैसे तक नहीं है, और अब वो अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे एक कहावत याद आती है कि जब आप मरने वाले होते हैं, तब आपकी आत्मा को लेने के लिए आपके वो पालतू जानवर आपके पास आते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे। और तभी अचानक इसके सामने एक अजीब सी रोशनी आती है। इसे उस रोशनी में दिखाई देता है कि इसके कंप्यूटर से वो RS5 ललित हजारा ट्रांसफर करने वाला शख्स चीफ था। लेकिन इसके बाद इसे ज्यादा बड़ा झटका तब लगता है जब इसे यह बात पता चलती है कि इसकी बेटी का वो दूसरा पापा भी यही चीफ है, और इन दोनों की ही ये प्लानिंग थी जो आज हमारा हीरो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमें पता चलता है कि मीका ने शुरुआत से ही कभी भी हमारे हीरो से प्यार किया ही नहीं, और कनामी भी इसी चीफ की औलाद है, क्योंकि उसकी बीवी कभी भी हमारे भद्दे से हीरो के साथ कोई बच्चा चाहती ही नहीं थी। ये सब देख हमारा हीरो रोते हुए कहता है, प्लीज मुझसे कोई कह दो कि मैं सपना देख रहा हूँ। और तभी इसके सामने एक शख्स सागर कहता है कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम क्या चाहते हो? ये चिल्लाकर कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। ये शख्स कहता है, वाह वाह वाह, तुम्हारी ये नफरत की भावनाओं कितनी स्वादिष्ट है। वैसे मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों का फल देने आया हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि अच्छा करने से हमें सिर्फ दर्द मिलता है। अगर मुझे कभी एक दूसरा मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। दूसरे मौके की बात सुनिए।
शख्स अपने पास से कुछ तस्वीरें निकाल पूछता है, तुम इनमें से कौन सी दुनिया मेरी इनकारनेट होना चाहोगे? क्या एक ऐसी दुनिया जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर हो, या फिर जुरासिक एरा तुम्हारे पास बेहद सारे ऑप्शंस हैं? तुम जो चाहो वो चुन सकते हो। यह हमारा हीरो एक तस्वीर देखता है जिसमें रोबोट्स और बैटलशिप्स थे और वो उसी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये शख्स कहता है ये एक सैफी फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और इस दुनिया पर रॉयल्स और नोबेल्स का राज है। मैं तुम्हें इस दुनिया के बेहद ही अच्छे परिवार में पैदा करूंगा। जिसके बाद ये शख्स हमारे ही के खून से एक कागज पर साइन लेता है, जिसके बाद यह शख्स कहता है इस बार तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेंगे। और फिर वह हमारे हीरो की आत्मा को उस दूसरी दुनिया में भेज देता है और अब हमारा हीरो एक ऐसी जिंदगी जिएगा जहां वह अपने लिए अपनी खुशियां खुद बनाएगा, न कि दूसरों पर अपनी खुशियों के लिए निर्भर रहेगा। और अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में लियाम के रूप में रेनकार्नेट हो चुका है और वो जिस जगह पर था वो बिल्कुल जंगल जैसी लग रही थी। बहुत 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 ज्यादा खाना जंगल। इस प्लेनेट का नाम है एस्टेलर सिस्टम ऑफ एल्सियस और लियाम इस प्लेनेट पर राज करने वाले शासक का इकलौता बेटा है और लियाम का पूरा नाम है लियाम सेरा वैनफील्ड। जिसके बाद हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है और यहाँ एक पार्टी चल रही है क्योंकि लियाम अब 5 साल का हो चुका है और ये मोहतरमा लियाम की माँ है। जिसके बाद लियाम की माँ लियाम को दूसरे कमरे में लेकर जाती है और यहाँ होता है लियाम के जन्मदिन का तोहफा। लियाम इस तोहफे को खोलता है पर उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। सो उसकी माँ बताती है कि उसे यहाँ पर एक AI मेड रोबोट मिल रही है और तभी अचानक लियाम के सामने काफी सारी आंखें आ जाती हैं, यानी कि वो अपनी डॉल को खुद कस्टमाइज कर सकता है कि उसे कैसी डॉल चाहिए। उसकी माँ उसे बताती हैं कि वो जैसी चाहे वैसे AI मेड रोबोट को अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। वहाँ पर भाई हर एक चीज़ होती है कि तुम ये चीज़ चुन सकते हो। हाँ A to G हर एक चीज़, और लियाम को हर एक अंग चुनना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई अंग उसने नहीं चुना तो उसकी मेड में वो अंग होगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद ही आपके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उसके सामने आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ रहे हो? लियाम यहाँ कहता है कि आप अपने 5 साल के बेटे को ये सब क्या दिखा रहे हो। कभी उस जगह पर आते हुए लियाम के पिता कहते हैं कि उनके पास भी लियाम के लिए एक तोहफा है। अब से मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा होगा क्योंकि तुम्हें इस फैमिली के अगले हेड हो। लेकिन सारी जायदाद लियाम के नाम करने के बाद ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी इंपीरियल होम प्लेनेट में जाकर बिताएंगे। जिसके बाद लियाम के पिता बटलर ब्रियान को बुलाते हैं। एक कॉन्टेनक्ट पेपर के साथ लियाम के नाम अपनी पूरी जायदाद करने के बाद लियाम इन दोनों को हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजेगा। लियाम इस कॉन्टेनक्ट को साइन कर देता है और इसी तरह लियाम खुद एक काउंट बन चुका है, यानी कि राजा। इसके बाद ये दोनों लियाम को छोड़कर जाने लगते हैं। अब लियाम का ख्याल उसकी AI मेड रोबोट ही रखेगी। लियाम ये कहता है कि उसे पल भर में ही सब कुछ मिल गया। मेरी पिछली जिंदगी बेहद बेकार रही है पर अपनी जिंदगी में मैं एक एविल लॉर्ड बनूंगा और दिल खोलकर आतंक मचाऊंगा। और वो इन सब के लिए इस गाइड नामक शख्स को थैंक यू कहता है। पर दूसरी ओर हम उस गाइड को अभी भी हमारे हीरो की पुरानी बॉडी के पास देखते हैं और वो यहाँ कहता है तुम्हारी ये जिंदगी बेहद बेकार रही है ना। और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है अब भारी तुम लोगों की है मुझे एंटरटेन करने की। और यहाँ हम मीका को चीफ के साथ देखते हैं और दोस्त हूँ यहाँ पर मीका को हमारे हीरो के साथ इतना गलत करने के बाद भी जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि ये दोनों तो कुछ वक्त बाद शादी करने का सोच रहे हैं। पर तभी यहाँ आकर वो गाइड चुटकी बजाता है और अगले ही पल में चीफ के पास पुलिस से कुछ लोग आते हैं और इन्हें पता चल गया है कि कंपनी के फंड से छेड़खानी करने वाला चीफ था। साथियों, उस पर यह भी इल्जाम लगे हैं कि वह अपने सबॉर्डिनेट को बहुत ज्यादा तंग करता है और उसके खिलाफ उन्हें काफी सबक मिल चुके हैं, इसीलिए अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ मीका पूछती है कि अगर तुम जेल चली गई तो मेरा और हमारी बेटी का क्या होगा। पर पुलिस उसे ले जाती है। गाइड कहता है जो आदमी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था वो तो मर चुका है, अब तुम कहाँ चाहोगी। हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। और यहाँ ये गाइड कहता है अब मुझे चलना चाहिए, आखिर मुझसे एक सही रास्ता भी तो दिखाना है। वो सही रास्ता जो उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आएगा और जब तक उसे सच्चाई पता लगेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी नफरत और दर्द का स्वाद कितना मीठा होगा। वो इस दुनिया में और भी ज्यादा तड़पेगा। और ये सब कहकर वो एक डायमेंशनल कीट में चला जाता है। पर तभी हमारे हीरो के पास उसके कत्ते की पवित्र आत्मा आती है और इसके बाद ये आत्मा उसी डायमेंशनल कीट में चली जाती है ताकि वो लियाम को ढूंढ सके। जिसके बाद हमें अंतरिक्ष का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लड़ाई चल रही थी। पर यहाँ पर विलेंस का सामना करने के लिए एक हीरो आती है और ये होती है होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टीना लेटा रोसप्रेरता। और वो आते ही इन दुश्मनों को आसानी से खत्म करने लगती है और इसके बाद प्रिंसेस के किंगडम की बैटलशिप्स दुश्मन की बैटलशिप्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देती हैं। और इसके बाद वहां पर बाकी के नाइट्स आकर दुश्मन की सेना पर हमला करने लगते हैं और इसी तरह दुश्मन हार जाते हैं और उन्हें हराने का सारा श्रेय जाता है प्रिंसेस क्रिस्टीना को। फिर अगले सीन में हम याम को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि उसकी AI मेड रोबोट बनकर आ चुकी है। और दोस्तों, इस दुनिया में AI मेड रोबोट्स को कि अब से अमगी हमेशा उसके साथ रहेंगी, पर उसे हर हफ्ते मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है
जिसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और बस उन 2 घंटों को छोड़कर अमगी हमेशा लियाम के साथ रहेंगी। और यहाँ पर लियाम जरा अपने अंदाज में अमगी की क्वालिटी चेक करने लगता है कि जैसा मैंने कहा था उन लोगों ने इसे वैसा ही बनाया है ना। जिसके बाद लियाम अमगी को लेकर यहाँ से एक अलग कमरे में चला जाता है। ब्रियानिन के पीछे भागता है पर तब तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब इस कमरे में अमगी के हाथों मसाज लेते हुए लियाम पूछता है, अमगी क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? वो कहती है, हाँ बिल्कुल मास्टर। जिसके बाद वहां ब्रियान आकर पछता है, कहीं आप दोनों ने कच किया तो नहीं ना? लियाम कहता है, भले ही मेरी बॉडी बच्चे की हो पर मेरा दिमाग 136 साल के आदमी जैसा है। सो ब्रियान कहता है, क्या सिर्फ 36? आप अभी सिर्फ बच्चे हो। सो को बताती है कि एम्पायर में अडल्टहुड की एज 50 साल है और सच में एक अडल्ट बनने के लिए आपका 100 साल का होना जरूरी है और यहाँ पर लोग 500-600 साल तक जीते हैं। लियाम मन में कहता है, इतना लंबा लाइफ स्पैन, मतलब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। पर तभी प्रिया को बताता है कि एम्पायर में एआई रोबोट्स को इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि एक बार इन एआई रोबोट्स ने पूरी इंसानियत को बस खत्म कर ही दिया था। चारों ओर आतंक मचा हुआ था, लेकिन उस पूरे समय में कुछ लोगों ने एआई के खिलाफ साहस से लड़ने का फैसला किया और वो जीत भी गए और उन्हीं लोगों ने एम्पायर को बनाया। और बस इसी वजह से इंपीरियल नोबिलिटी को ये एआई रोबोट्स पसंद नहीं है। सो लियाम पूछता है, अगर ऐसी बात है तो माँ ने मुझे एक एआई रोबोट गिफ्ट क्यों की? ब्रियान कहता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, पर लियाम कहता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हैं, मुझे बताओ। सो आप ब्रियान बताता है कि लियाम के माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वैनफील्ड फैमिली पर बेहद ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। लियाम के ग्रेट ग्रैंडफादर अलस्टेयर बहुत ही ज्यादा समझदार थे और उन्हीं ने वैनफील्ड फैमिली को इतना बड़ा डोमेन बनाया, लेकिन आपके दादा और पिता के पास शासन करने की सही योग्यताएं नहीं थी, यानी कि उनकी वजह से इस फैमिली का सिर्फ डाउनफॉल आया है। यहाँ लियाम को समझ आता है कि अब वो दूसरे लोगों को तंग करने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। कहता है, हमारे पास कर्जा चकाने का भी कोई तरीका नहीं है, चीजें अब बस और बिगड़ती जाएंगी। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारा नया राजा बस 5 साल का है और शायद से हमारा टैक्स अब और भी बढ़ने वाला है क्योंकि हर बार जब भी एक नया राजा बनता है तब वो शुरुआत में बहुत सादा टैक्स लेता है। ये सभी लोग हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी जीते जीते थक चुके हैं और अब बस इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि इनका ये नया राजा अच्छे दिल का हो। वहीं मेंशन में लियाम ब्रिया से पूछता है, क्या मेरे माता पिता ने मुझे पैदा इसीलिए किया था ताकि मैं उनका कर्ज अपने ऊपर ले सकूं? ब्रिया कहता है, शायद से यही वजह है। अपनी पिछली जिंदगी में लियाम ने बस धोखा देखा है, लोग उसका इस्तेमाल कर दे, उसका फायदा उठा दे। क्या उसकी जिंदगी में भी उसके साथ यही सब होने वाला है? जिसके बाद वो कहता है, आमागी मैं और तुम शायद एक जैसे, हम दोनों को ही समाज से बाहर समझा जाता है, इसलिए चलो हम अपनी एक टीम बनाते हैं और खुद को इस दलदल से बाहर निकालते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आमागी आमगी उसके सामने झुककर कहती है, मेरा इकलौता मकसद आपकी सेवा करना है, तो आप जो करेंगे मैं हमेशा उसमें आपका साथ दूंगी और जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं आउटकास्ट नहीं हो सकती। मैं हर मोड़ पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद लियाम कहता है, आमगी मैं इंसानियत की हिफाजत के लिए तुम्हें 3 कानून बताना चाहता हूँ। पहला कानून, एक रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर तभी उसे याद आता है कि यहाँ भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। उसे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी चाहिए, दूसरों के साथ जो भी हो इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी भी कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नए कानून बताता हूँ। पहला कानून, एक मेड रोबोट कभी भी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा कानून, एक मेड को उसके मास्टर द्वारा दिए गए हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और तीसरा कानून, एक मेड रोबोट को हमेशा अपनी भी हिफाजत करनी होगी, बिना पहले और दूसरे कानून को तोड़े। और इसी तरह ये तीनों नियम आम आगे के सिस्टम में इंसर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद लियाम कहता है, मुझे इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के गौरव को फिर से जगाऊंगा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? आम आगे कहती है कि वो एक एआई है और शायद सेल्स के आइडियाज यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही ना बैठे। पर लियाम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए आम की उसे एक एजुकेशन कैप्सूल सजेस्ट करती है जिसके अंदर वो 6 महीने तक रहेगा और उसके ब्रेन में ऑटोमेटिकली सारी की सारी नॉलेज ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जब तक लियाम इस कैप्सूल में रहेगा तब तक काम आगी उसके डोमेन को संभालेगी। और ये सब सुन प्रियान कहता है, एक रोबोटिक कैप्सूल में जाना इंसानियत के खिलाफ चाहने जैसा होगा। सूर्याम कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका मास्टर होने के नाते इंसानियत को खत्म नहीं होने दूंगा। सुप्रियान कहता है कि अंपायर एक एआई के द्वारा सारी की सारी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो हम आगे कहती हैं, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि एआई रोबोट डोमेन्स को संभाल नहीं सकते। और इसके बाद लियाम ब्रियान से एजुकेशन कैप्सूल लाने को कहता है। बेचारा ब्रियान उसे समझाता रह जाता है पर लियाम उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से आमगी के साथ चला जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम एजुकेशन कैप्सूल में जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो आमगी से पूछता है कि क्या तुम AIS में इमोशंस होते हैं, जो सुनामगी कहती है। मैं नहीं जानती कि AIS में इमोशंस होते हैं या नहीं, पर जवाब आपने मेरे साथ टीम बनाने की बात की तो मुझे बड़ा अजीब एहसास हुआ। निहाम कहता है आखिर वो भी क्यों ना, उसने बेस्ट AI रोबोट बनाने के लिए कहा था। और इसके बाद लियाम का कैप्सूल बंद हो जाता है और अब 6 महीनों तक लियाम सीमित सोता रहेगा और यही ये पार्ट एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें गाइड के बारे में पता चलता है कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करती है और दूसरों की जिंदगी में सिर्फ दुख, तकलीफ और दर्द लाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज्यादा मात्रा में नूडल्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी, पर गलती से उसकी चौपस्टी की टूट जाती है, जिससे उस लड़की को बुरा लगता है और उसके नेगेटिव इमोशंस को ये गाइड कलेक्ट कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियाम का कैप्सूल अब खुल चुका है। लियाम उड़ता है तो उसके सामने आम आगे होती है। वो उससे पूछता है कि कितना वक्त गुजर गया है। आम आगे बताती हैं कि 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी लियाम जरा भी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर वक्त की कोई सीमा नहीं है। वैसे दोस्तों, अब लियाम की बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब लियाम एक नए सफ़र के लिए तैयार है, जिसके बाद आम की लियाम को इनके बैंडफील्ड डोमेन का इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। लियाम देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी में आमगी ने बहुत अच्छे से राजनीति को संभालना है, जिसके बाद लियाम कहता है अब मुझे अपने डोमेन का सर्वे करने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आमगी लियाम को इनके बैंडफील्ड डोमेन के SPS पोर्ट पर लेकर आती है और इस वक्त लियाम जी इस रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देख रहा है। वो एक स्पेस बैटलशिप है। जिसके बाद आमगी लियाम को इनके डोमेन के उस जगह पर लाती है जहां नाइट रोबोट्स बनते हैं। लियाम इन्हें बहुत एक्साइटेड होकर देख रहा था, जो देख आमगी पूछती है क्या आप भी इन्हें चलाना चाहते हैं। लियाम कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये करना तो हर एक मर्द का सपना होता है। सो अब आमगी सारी आर्गुमेंट्स कर देती है और लियाम अब एक नाइट रोबोट को चलाने के लिए बिल्कुल रेडी था। दोस्तों, लियाम इस नाइट रोबोट को सिर्फ इमेजिन करके ही चला सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इस रोबोट को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद वो आमगी से पूछता है क्या इसमें कोई हथियार नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फाइटिंग ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही यामा की एक और नाइट रोबोट यहाँ लाती है। इस नाइट रोबोट को कैप्टन माशिता चला रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, पर लियाम के एक ही बार से ये दूसरा नाइट रोबोट गिर पड़ता है, जो देख लियाम कहता है कि नाटक करना बंद करो और मुझसे सही से लड़ो। अब लियाम की ये बात सुन कैप्टन माशिता लियाम के नाइट रोबोट को पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दोस्तों, पलक झपकाते ही लियाम यहाँ हार गया। बेचारा लियाम, उसे पता नहीं था कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा। अब अगले सीन में लियाम ब्रियाम से कहता है कि उसे एक टीचर चाहिए जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सके, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उन लोगों ने लियाम के साथ बेहद बड़ा किया है जिनमें लियाम से ज्यादा ताकत थी, लेकिन अपनी इस जिंदगी में वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनकर दूसरों को अपने एरो तले कुचलेगा। जिसके बाद हम एक सामुराई को देखते हैं और दोस्तों, यही लियाम का टीचर होने वाला है या शशि। मास्टर ऑफ द वे ऑफ द फ्लैश लियाम को ये बंदा उसकी दुनिया के किसी सामुराई की तरह लगता है। जिसके बाद लियाम कहता है मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ, या सुशी कहता है हमारा स्कूल सोर्समैनशिप में पूरे यूनिवर्स में वेनन ऑन ऑफ द बेस्ट है, पर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन आखिर वो चीज है क्या। इन महाशय को देख कहती है मास्टर ये तो मुझे थोड़ा खिसका हुआ लगता है, पर लियाम कहता है कि नहीं, ये एक असली मास्टर सोर्स फन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ तलवारबाजी को समर्पित कर दिया है। और यही बात साबित करने के लिए लियाम या सुशी को उनकी स्किल्स दिखाने को कहता है। अगले दिन मैं या सुशी कहते हैं वैसे तो हमारे स्कूल्स की टेक्निक्स दिखाना सख्त मना है और आपके लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। और दोस्तों, अब या सुशी जो करने वाले हैं उसे आम की रिकॉर्ड कर रही थी। जिसके बाद या सुशी एक गहरी सांस लेकर अपनी तलवार को थोड़ा निकाल कर वापस रख लेते हैं, पर इतने में ही ये सारे के सारे पेड़ कट चुके थे। पर यहाँ लियाम को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आमगी से पूछता है, पर आमगी की रिकॉर्डिंग में भी इतना ही था कि तलवार निकालकर या सुशी ने तुरंत रख ली, यानी कि आमगी की रिकॉर्डिंग भी या सुशी की स्पीड को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मास्टर, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ और इसके लिए या शशि मान जाते हैं। जिसके बाद रात में हम फिर से या सुशी को यही देखते हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि या सुशी कोई मास्टर सोर्सनर नहीं है, बल्कि यहाँ उन्होंने लियाम को उल्लू बनाया है। ये लकड़ियां पहले से कटी थीं और गाइड यही सब देख रहा था। जिसके बाद हम स्पेस में एक प्रिंसेस को उसकी पूरी सेना के साथ देखते हैं और यहाँ इनका सामना पायलट्स के साथ होने वाला है। और तभी इनकी स्पेसशिप के पास पायरेट्स की स्पेसशिप आती है। जिसके बाद एक आदमी इन्हें बताता है मैं गोअज हूँ। पायरेटस का लीडर राजकुमारी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टीना और ये यहाँ पर स्पाइडरेट लीडर के साथ शांति का समझौता करने आई हैं। गोअज कहता है तुम्हें यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगा। वो कहती है डर्क, इस बात का तुम चारों ओर से हमारी सेना से घिरे हुए हो। अगर तुमने कुछ भी किया तो यहीं मारे जाओगे। पर अगले ही पल में प्रिंसेस को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है।
बेहद सारी प्राइवेट बैटलशिप्स इन्हीं की सेना की ओर आ रही हैं। क्रिस्टियाना हैरान थीं। इन्हें पता भी नहीं चला कि कब इतनी सारी स्पेसशिप्स इनके इतने करीब आ गई। गोआज कहता है, राजकुमारी, हर जगह कुछ कतार होते हैं। तभी एक लड़की बताती है कि इनकी शिप पर हमला होने वाला है। गोआज कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ राजकुमारी। दूसरी ओर हम लियाम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो एक छोटे रोबोट के साथ फाइट भी करता है। और ऐसे ही शाम होते होते वो काफी थक जाता है। या सुशी कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। फिर या सुशी के जाने के बाद लियाम फिर से तलवार निकाल लेता है और वो एक लकड़ी को काटने की कोशिश करता है और उसकी सारी कोशिशों नाकामयाब होती है। वो आगे से पूछता है कि आखिर वो एक लकड़ी को भी क्यों नहीं काट पा रहा, क्योंकि दोस्तों, अब तक को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए 3 साल गुजर चुके हैं, पर अब तक वो एक लकड़ी तक नहीं काट पाया, पर अब भी हार नहीं मानता। दूसरी ओर या सुशी मांगा पड़ रहा था। लियाम को उल्लू बनाकर, उसका मास्टर बनकर या शशि आराम की जिंदगी जी रहा है। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो सीरियस होकर बैठ जाता है। उससे मिलने के लिए लियाम आया था। लियाम यहाँ कहता है कि मास्टर, प्लीज आप मुझे वो अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाइए ना। दी वे ऑफ द फ्लैश बढ़िया सूजी कहता है, लियाम, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक सिर्फ एक ही बार दिखा सकता था और तुम्हें उस एक बार में ही सब कुछ सीख लेना चाहिए था। और अगर तुम मेरे सिखाने के तरीके से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लियाम झुककर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज यहाँ से मत जाइए। यह सूची कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये पहली गलती माफ करता हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। पर लियाम के जाते ही या सुशी मस्त चिप्स खाने लगता है। पर तभी या वहां फिर आता है ये कहने के लिए कि मुझसे जो गलती हुई है, मैं उसकी भरपाई अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाकर करना चाहता हूँ। या सुशी कहता है, वैसे ऐसा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो यह पार्ट होता है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं जल्दी ही इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। और आप अगली बार कौन सा एनिमे देखना चाहेंगे वो भी कमेंट में बताएं। मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जिसका भी कमेंट होगा उसे मैं शाउट आउट भी दूंगा।